दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न आपके एग्जाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 10 मंडलों में विभाजित 1028 ऋचाओं का संग्रह है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद। दोस्तों 10 मंडलों में विभाजित 1028 ऋचाओं का संग्रह ऋग्वेद है। ये 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की रचना ऋषि कृष्ण द्वैपायन ने की। इन्हें आज वेद व्यास कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। अगला प्रश्न है, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी। दोस्तों 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान का पता चला था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज से राखलदास बनर्जी जुड़े थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। हड़प्पावासी चित्रा लिपि का प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हड़प्पन लिपि चित्रात्मक पिक्टोग्राफ है क्योंकि इसके चिन्ह पक्षियों, मछली, मानव रूपों की कई किस्मों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद में श्वेतरोपनिषद सन्निहित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्वेतरोपनिषद यजुर्वेद में सन्निहित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वेदों में से किसे गीत और संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों गीत और संगीत के रूप में जो वेद जाना जाता है उसे सामवेद कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वेदों में सामवेद को गीत और संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है। साम का अर्थ संगीत है। सामवेद को मंत्रों और धुनों का वेद माना जाता है। इसमें मंत्रों को लयबद्ध किया गया है। ये भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। सामवेद उपवेद गंधर्व वेद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। दोस्तों वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वज्जी राज्य बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। इसमें बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले शामिल थे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक की अदालत में कवि कालिदास तथा खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट उपस्थित थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी के दरबार में प्रसिद्ध कवि कालिदास तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट निवास करते थे। वे इसके नवरत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चीनी यात्री। दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र शतकर्णी वंश के राजा थे। गौतमी पुत्र शतकर्णी सातवाहन वंश के राजा थे। गौतम पुत्र शतकर्णी को सातवाहन वंश का ही नहीं भारतीय इतिहास का महानतम शासकों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। दोस्तों राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध 1001 में लड़ा गया, जिसमें राजा जयपाल ने युद्ध में पराजित होने के बाद आत्मदाह कर लिया था। अगला प्रश्न है, काबुल से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासन में बनवाया गया था। काबुल से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड दोस्तों शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनवाया गया था। शेर शाह सूरी ने इस रोड का निर्माण 1542 ईस्वी में किया था। इस सड़क को सड़क-ए-आज़म तथा बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता था।
ग्रांड ट्रंक रोड की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जांपनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा गया है, द्वारा स्थापित किया गया, किसके द्वारा जांपनाह नगर स्थापित किया गया? दोस्तों, जहांपनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्थापित किया गया था। दिल्ली के मध्यकालीन शहर जहांपनाह की स्थापना तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में लड़ा गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये युद्ध भारतीय शासक हेमचंद्र यानी हेमू और विक्रमादित्य और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान जमान ने किया था। मुगलों की निर्णायक इसमें जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मुगल बादशाह अकबर का संरक्षक था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर का संरक्षक बैरम खान था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरम खान मुगल शासक हुमायूं की सेना का प्रमुख था। दोस्तों, हुमायूं ने ही बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी थी। अकबर ने अपना शासन 13 साल की उम्र में शुरू किया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में की गई थी। रानी एलिजाबेथ से अधिकार पत्र यानी रॉयल चार्टर प्राप्त करने के बाद 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? दोस्तों, मीर जाफर प्लासी के युद्ध से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 1757 प्लासी के युद्ध से संबंधित मीर जाफर है। सिराजुद्दौला ने सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात की वजह से अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के पूर्व नवाब सिराजुद्दौला और उसकी सेना को पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई? पहली सूती कपड़ा मिल दोस्तों बंबई में स्थापित हुई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस मिल की स्थापना 1854 में हुई, यह भी याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसे बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। 1828 में ब्रह्मा समाज को राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित किया गया। इसमें 2 लोग और शामिल थे, द्वारिकानाथ टैगोर और राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, भारत में एक राष्ट्रवादी के रूप में महात्मा गांधी की पहली पहल कहां हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की पहली पहल दोस्तों चंपारण में हुई थी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारत में एक राष्ट्रवादी के रूप में महात्मा गांधी की पहली पहल चंपारण से हुई थी। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, यह भी याद रखेंगे। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य था चंपारण के किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर करने के विरोध में। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने देश को एक आयरिश आंदोलन के आधार पर जागरूकता फैलाने के लिए स्थापित किया। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यह नृत्य विशेष भाव भंगिमा के साथ गाया जाता है। शास्त्रीय असम का शास्त्रीय
ये असम का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? दोस्तों, बिहू असम के लोगों का पर्व नृत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। असम में मकर संक्रांति को बिहू के नाम से मनाया जाता है। बिहू शब्द बिहू नृत्य और बिहू लोकगीत दोनों की ओर संकेत करते हैं। बिहू त्योहार खेती से जुड़ा त्योहार है। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल और गुजरात में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो गुजरात राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा मोनाजाइट केरल के 2 जिलों में पाया जाता है। जिलों में से एक कोल्लम और दूसरा कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोनाजाइट मुख्य रूप से पलक्कड़ जिले में भी पाया जाता है और एक जिला है कोल्लम। लाल भूरे रंग का मोनाजाइट होता है, जिसे खनिज फास्फेट कहते हैं, जिसमें दुर्लभ पृथ्वी तत्व होते हैं। मोनाजाइट थोरियम, सेरियम और अन्य दुर्लभ तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो दुनिया का सबसे बड़ा मोनाजाइट केरल के 2 जिलों में पाया जाता है। एक जिला कोल्लम है और दूसरा पलक्कड़ है। अगला प्रश्न है, कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? ये बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, गंगा डेल्टा। दोस्तों, गंगा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये बांग्लादेश और भारत के दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में स्थित है। गंगा डेल्टा का क्षेत्रफल 40,541 वर्ग मील है, जबकि इसकी चौड़ाई 354 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखेंगे, इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण गंगा कौन सी नदी को? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। ये नदी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के तैम्ब्रक पहाड़ी से हुई है। ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्योक और गिलगित किस नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों, श्योक और गिलगित सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सिंधु नदी प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली में से है। श्योक नदी भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में काराकोरम श्रेणी से निकलती है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला वन्य जीवन अभयारण्य में स्थित है। दोस्तों, विक्रमशिला वन्य जीवन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसे विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भी कहते हैं। ये लुप्तप्राय गंगा की डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक संरक्षित क्षेत्र है। इसे 1991 में संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य याद रखेंगे, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मृदा की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? मृदा की सबसे निचली परत को बेडरॉक कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बेडरॉक सतह सामग्री जैसे मिट्टी और बजरी के नीचे कठोर ठोस चट्टान होती है, उसे बेडरॉक कहते हैं। ये मृदा की सबसे निचली परत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? सूर्य की एक परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? बृहस्पति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ग्रह द्वारा एक परिक्रमा को पूरा करने में लिया गया समय सूर्य से इनकी दूरी के साथ सहसंबंधित होता है। सूर्य से दूरी के स्थित ग्रह को परिक्रमा पूरा करने में अधिक समय लगता है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी घूर्णन परिभ्रमण गति सभी ग्रहों में सबसे कम है। एक दिन में 9 घंटे 55 मिनट है। ठीक है, बृहस्पति की दूरी सूर्य से सबसे ज़्यादा है।
इस वजह से सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसे अधिकतम समय लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए समदाब रेखा दबाव, बी समवर्षा रेखा धूप, सी समताप रेखा तापमान, डी आइसोहेलिन खारापन। इसमें से कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, समवर्षा रेखा धूप। ये युग्म गलत है। ऐसी रेखा जहां पर होने वाली वर्षा समान होती है समवर्षा रेखा कहलाती है। ठीक है, ये धूप यहाँ गलत है। समदाब रेखा दबाव बिल्कुल सही है। समताप रेखा तापमान ये भी सही है। आइसोहेलिन खारापन ये भी युग्म सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में उर्वरकों के सबसे कम उपयोग को आवश्यकता होती है? दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में उर्वरकों के कम से कम उपयोग की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत में ये भूमि क्षेत्र 40% को कवर करता है। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों और अत्यधिक उपजाऊ होती है। पूरे उत्तरी मैदान इन मिट्टी से बने हैं। इन्हें हिमालय की 3 महान नदियों सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्रा और इनकी सहायक नदियों द्वारा नीचे लाया गया है और जमा किया गया है। ठीक है, इसमें पोटाश और चूने की भरपूर मात्रा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसे खाद्यान्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है, ये याद रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। अगला प्रश्न है, अपिक्को आंदोलन से संबंधित है। अपिक्को आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अपिक्को आंदोलन के नेता पांडुरंग हेगड़े थे। ये आंदोलन चिपको आंदोलन का रूप था। इस आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक में हुई। इस आंदोलन से नया नारा निकला, उलीसु बेलेसु और बलूस, यानी जंगल बचाओ पेड़ लगाओ, उसका किफ़ायत से इस्तेमाल करो। तो ये पिक्को आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। और एक आंदोलन है चिपको आंदोलन, वो भी वनों के संरक्षण से ही, पेड़ों के संरक्षण से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में की गई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये बैठक दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई और प्रथम स्थायी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 1946 में भारत का संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, वी.एन. राव। वी.एन. राव को 1946 में भारत की संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ये 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि रहे थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात भारत द्वारा किस आर्थिक मॉडल को अपनाया गया? दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस विकल्प से अर्थव्यवस्था में वृद्धि की माप होती है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सकल घरेलू उत्पाद। अर्थशास्त्र में सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में अर्थव्यवस्था में वृद्धि की माप की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य है किसी वर्ष में किसी देश में उत्पादित सारी
या अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति द्वारा विनियमित की जाती है। दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा विनियमित की जाती है। अगला प्रश्न है, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 200 करोड़ से ज़्यादा पूंजी वाले 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उससे पहले 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वित्तीय संस्थान नाबार्ड की स्थापना 1982 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। नाबार्ड का पूर्ण रूप है दोस्तों, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड का पूर्ण रूप है। ये भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनियमन के लिए शीर्ष नियामक निकाय है। ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ये भी याद रखेंगे, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का ईसाई मात्रक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कैंडेला। कैंडेला ज्योति तीव्रता का ईसाई मात्रक है। कैंडेला प्रकाश स्रोत से खास दिशा में निकलती तरंगदैर्घ्य भारित शक्ति का माप होता है। ये प्रकाशीय सूत्र पर आधारित है। मोल पदार्थ की मात्रा, केल्विन ताप की मात्रा, एम्पियर विद्युत धारा की मात्रा, ये चारों याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोल किसकी है? पदार्थ की मात्रा है, केल्विन ताप का, और एम्पियर विद्युत धारा, और ज्योति तीव्रता कैंडेला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, उन पर धनात्मक आवेश होता है। ये विद्युत तरंगों का गुण नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण उन पर धनात्मक आवेश होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश की गति के अंतरिक्ष में यात्रा करती हैं। इन तरंगों की गति 300 मिलियन मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका प्रयोग मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। चूंकि वायुमंडलीय दाब समुद्र तल से अधिक या कम ऊंचाई पर दूरी के साथ परिवर्तित होता है, इसलिए बैरोमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपर्युक्त सभी। लोहे का जंग लगना, फलों का पकना, अंडे का ऑमलेट बनना। लोहे में जंग लगना, फलों का पकना, अंडे का ऑमलेट बनना सभी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब लोहे में जंग लगती है तो लौह अणु ऑक्सीजन अणुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और इससे बनने वाले यौगिक को लौह ऑक्साइड कहा जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तीनों पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के हैलोजन समूह से संबंधित नहीं है? आवर्त सारणी के हैलोजन संबंधित समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सेलेनियम। दोस्तों, सेलेनियम एक हैलोजन तत्व नहीं है, ये गैर धातु श्रेणी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अम्लीय वर्षा में उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी फॉर्मिक अम्ल, सी कार्बनिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल।
दोस्तों फॉर्मिक अम्ल अम्लीय वर्षा में उपस्थित नहीं होता है। ये कम सांद्रता में उपयोगी और उच्च एकाग्रता पर हानिकारक है। ये लाल चींटियों, जुआं, शहद की मक्खियों, बिच्छू और बर्रों के डंकों में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? लाल चींटियां, जुआं, शहद की मक्खी, बिच्छू, बर्रे और उनके डंकों में ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल अम्लीय वर्षा में उपस्थित नहीं होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ये तीनों अम्लीय वर्षा में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी WBC, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC या श्वेताणु या ल्यूकोसाइट्स शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों की रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन निम्न का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें किसका घटक हीमोग्लोबिन है? ऑप्शन ए सही है, लाल रक्त कोशिकाएं RBC, रेड ब्लड सेल। ठीक है, RBC हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका का महत्वपूर्ण घटक है जो शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाकी अंगों से फेफड़ों तक पहुंचाता है। महिला के शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर 12 और 16, पुरुषों में ये 14 से 18 के बीच सामान्यता माना जाता है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से बना, हीम यानी लौह प्लस ग्लोबिन यानी प्रोटीन। इस प्रकार हीमोग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान मिशन कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला पूछा जा रहा है, इसको याद कर लेंगे। भारत का पहला अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान मिशन मंगल ऑर्बिटर मिशन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत का मंगलयान भारत का पहला अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान व मंगल अभियान है। ये भारत का पहला ग्रहों के बीच का मिशन है। इसको 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। ये एक प्रौद्योगिक प्रदर्शन परियोजना है। ठीक है, जूनो 5 अगस्त 2011 को नासा द्वारा बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया। सेंटन ऑर्बिटर मिशन का नाम कैसिनी था, जो कि शनि और ग्रह उसके सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के अध्ययन के लिए भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।